हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका लॉजिक क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर में राजनीति विज्ञान प्रश्न पत्र सेकंड पर हमारा डिस्कस चल रहा था, जिसमें दोस्तों हमारा आज का लेक्चर होगा सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पर आज हमारा एक समग्र लेक्चर होने जा रहा है दोस्तों, जिसमें हम बात करेंगे कि सूचना के अधिकार के अधिनियम के तहत हम नागरिकों को किस किस प्रकार की जो है अधिकार प्राप्त है, किस किस प्रकार की इंफॉर्मेशन है दोस्तों, इसकी क्या विशेषता है, इन सब पर आज हमारा एक समग्र लेक्चर होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं उन सभी छात्रों को ये बताना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों और पहली बार हमारे लेक्चर को देख रहे हैं, तो दोस्तों एंड तक बने रहें। एक बार इस चैनल को पूरा एनालाइज करें देखने के बाद में कि यहाँ पर दोस्तों इस हमारे इस प्लेटफॉर्म पर सभी सब्जेक्ट के बीए के सभी सब्जेक्ट को आपके सिलेबस के अनुसार ही पूरा क्रमबद्ध रूप से पूरा विस्तार के साथ में पढ़ाया जा रहा है दोस्तों, जिसमें आप कोई सा भी टॉपिक स्किप नहीं किया जाता है। सभी टॉपिकों को पूरे विस्तार के साथ में आपको दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, और इस सब के अलावा आपके डाउट क्लियर करने के लिए, आपके डाउट सेशन के लिए दोस्तों हम सिर्फ कमेंट सेक्शन ही नहीं बल्कि यहाँ पर आपको टेलीग्राम के साथ में व्हाट्सएप और कॉल की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आपका कोई भी मतलब स्टडी से संबंधित कोई भी डाउट आपके पास ना रहे। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आपको हमारे लेक्चर सर्च करने में प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, अगर आपको लेक्चर कंटिन्यूसली नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के सर्च कर सकते हैं। आपके लिए हमने सभी सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बनाकर तैयार कर दी है, जिसमें सभी लेक्चर क्रम अनुसार पूरे कंटिन्यूसली आपको वहां पर मिल जाएंगे, जिसमें आपको कोई भी परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। अगर आप बीए के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या सेकेंड ईयर के हैं या थर्ड ईयर के हैं, सभी सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट दोस्तों वहां पर आपको मिल जाएगी, जिसमें आप पूरे क्रम अनुसार आप सभी लेक्चरों को देख सकते हैं। और इसके साथ अगर आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर चाहिए तो दोस्तों यह व्हाट्सएप नंबर है, यही नंबर, इसी नंबर पर कॉल फैसिलिटी अवेलेबल है। इसके अलावा टेलीग्राम पर दोस्तों लोधाजी क्लासेस नाम से आपको ग्रुप मिलेगा, जिसे आप आसानी से ज्वाइन करके सभी क्लास नोट्स और साथ में क्लास के नोटिफिकेशन भी वहां से प्राप्त कर सकते हैं। ओके, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। और आज का लेक्चर शुरू करेंगे दोस्तों, इसमें यूनिट 2 राजनीति विज्ञान का जो सेकंड पेपर है हमारा, सेकंड पेपर के अंतर्गत दोस्तों हमारी यूनिट सेकंड चल रही है, जिसमें हम तीन टॉपिक पर डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले हमने इस यूनिट के अंतर्गत सबसे पहले हमने मौलिक अधिकारों पर चर्चा की थी, उसके बाद मौलिक कर्तव्यों पर बात की थी। लास्ट सेशन जो दोस्तों हमारा हुआ था वो हुआ था डीपीएसपी पर, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर। और आज का जो सेशन है दोस्तों, आज का सेशन हमारा होने जा रहा है सूचना के अधिकार पर, राइट टू इंफॉर्मेशन पर, ठीक है, आरटीआई पर, जिसके अंतर्गत हम पूरे विस्तार से इसको जानने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या इसमें पढ़ने वाले हैं दोस्तों। आज के इस टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है, इस पूरे टॉपिक में हम क्या क्या कवर करेंगे आज के इसमें। तो ये इस पर दोस्तों इसकी सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे कि किस प्रकार से आरटीआई आता है, किस प्रकार से आरटीआई आया। ऐसा तो नहीं है कि सरकार ने अचानक ही अनायास ही जो है इस प्रकार का अधिनियम लाकर लागू कर दिया। क्या सरकार ने अपनी इच्छा से इस अधिनियम को लाई थी, या फिर जनता के प्रेशर में आकर के इस अधिनियम को लाया था, या फिर किसी अन्य के द्वारा भी इसकी मांग की गई थी। तो सारी इसके पीछे की जितना भी इसका विकासवादी इतिहास है दोस्तों, वो सब कुछ इस पृष्ठभूमि के अंतर्गत जानने को मिलेगा। इसके अलावा आवश्यकता, सेकंड में हम बात करेंगे आवश्यकता और महत्व की, कि जो आरटीआई अधिनियम है दोस्तों, हमारा सूचना का अधिकार अधिनियम है, इसकी क्या आवश्यकता थी, क्यों आवश्यक था हमारे लिए ये, और इसका महत्व क्या था हमारे लिए, इस पर भी बात होगी। इसके अलावा इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, कौन कौन से प्रमुख प्रावधान हैं, उन प्रावधानों पर डिस्कस करेंगे। और अंत में डिस्कस करेंगे दोस्तों कि केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा क्या अलग अलग आरटीआई को लागू किया गया है, या फिर एक ही है जिसे केंद्र और राज्य दोनों में एक साथ लागू किया गया है। तो इन सब पर ही हमारी एक आज समग्र चर्चा होगी। बने रहे सेशन के एंड तक दोस्तों, चारों पॉइंटों को हम बहुत अच्छे से डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, जिसमें हम बात करेंगे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों ये जो एक्ट है सूचना का अधिकार अधिनियम है,
ये लागू हुआ था दोस्तों 12 अक्टूबर 2005 को। 12 अक्टूबर 2, आपको ये डेट विशेषकर याद रखना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम लागू कब हुआ, तो 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। केंद्र सरकार के द्वारा इसे लागू किया गया था। लेकिन इसका पीछे विकास का जो क्रम था वो क्या क्रम रहा है वो हम आगे पृष्ठभूमि में देखने वाले हैं। लेकिन ये विशिष्ट है दोस्तों, आपकी व्याख्या के अंतर्गत आपको जब भी कोई क्वेश्चन की शुरुआत करनी होती है तो शुरुआत दोस्तों इसी ऐसे ही कुछ जो एकदम इंप्रेसिव पॉइंट होते हैं उनके द्वारा करेंगे, ज्यादा उचित रहता है। जैसे कि 12 अक्टूबर 2005 को इस अधिनियम को पारित किया गया सरकार के द्वारा, और इसके माध्यम से दोस्तों सरकारी संस्थाएं, जितनी भी सरकारी कार्यालय हैं, जितनी सरकारी संस्था है, उनसे दोस्तों उनके कार्यों की हम जांच करने के लिए उनसे हम इंफॉर्मेशन अर्थात सूचना प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों राज्य की संप्रभुता, हाँ इसमें एक बात है कि जो ये सूचना का अधिकार अधिनियम लागू तो किया गया है, वो जनता को अर्थात प्रत्येक नागरिक को ये अधिकार दिया गया है कि सरकारी कार्यालय से संबंधित जो भी सूचना आपको चाहिए वो आप प्राप्त इस अधिनियम के तहत कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें दोस्तों अनुच्छेद, इस अधिनियम में ही अनुच्छेद है 8 और 9। तो इस अधिनियम के अनुच्छेद अर्थात कि आरटीआई एक्ट के आर्टिकल 8 और 9 में यह प्रावधान किया गया है कि कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें गोपनीय रखना आवश्यक है। और गोपनीय कौन सी बातें होगी दोस्तों, जो देश की एकता और अखंडता को बाधा पहुंचाती हो, या फिर विदेशों से हमारे संबंध खराब करती हो, या फिर जो सार्वजनिक हित में ना हो, तो ऐसी बातों को गोपनीय रखना आवश्यक होगा। इसलिए उन कार्यों को या उन बातों को इस अनुच्छेद के आर्टिकल 8 और 9 में डाल दिया गया, जिससे कि अगर नागरिक या जनता कोई भी अगर उनसे गोपनीय जानकारी प्राप्त करना चाहे तो सूचना अधिकारी जो होगा वो उससे, जनता से या सूचना मांगने वाले से स्पष्ट मना कर सकता है, ये उसे अधिकार होगा। अर्थात सिंपल सा कहने का अर्थ ये है कि पूरे अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि जो जो सूचनाएं अनुच्छेद 8 और 9 में डाल दी गई है इस अधिनियम के, विशेषकर याद रखिए दोस्तों इस संविधान के अनुच्छेद की बात मैं नहीं कर रहा हूं, यहां पर मैं यहां बात कर रहा हूं इस अधिनियम के अनुच्छेद 8 और 9 में जिन सूचनाओं को डाल दिया गया है उनसे संबंधित सूचना आप प्राप्त नहीं कर सकते। क्लियर हुआ? चलिए अब इसी के साथ दोस्तों हमारी क्लास का आज शुभारंभ होगा, और इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इसके पृष्ठभूमि के बारे में कि इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है, किस प्रकार से ये अधिनियम लागू हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर देखा जाए तो आप सभी को पता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम न तो हमारे संविधान के द्वारा हमको दिया गया था, और ना ही केंद्र सरकार अपनी मर्जी से लेकर इसको आई थी। ठीक है, ना इसका केंद्र सरकार ने या संसद ने किसी भी प्रकार से कोई प्रारूप बना करके लेकर नहीं आई, जब तक कि जनता के द्वारा मांग नहीं की गई। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आरटीआई में शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं दोस्तों, आरटीआई अर्थात राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, ये पूरा नाम आपको याद होना चाहिए, मैं शॉर्ट में इसको बोलूंगा आरटीआई। ठीक है, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। तो आरटीआई की क्या हुआ दोस्तों कि एक जो जन प्रतिनिधियों के द्वारा या जन आंदोलनों के माध्यम से, अर्थात कि आरटीआई के लिए दोस्तों जन आंदोलन होने लगे, और उन जन आंदोलनों की मांगों के कारण ही सरकार को दोस्तों इसकी ओर आकर्षित, सरकार इसकी ओर आकर्षित हुई और इसे लाने पर मजबूर हो चुकी थी। लेकिन इससे पहले भी, अर्थात सरकार के द्वारा इस अधिनियम को लाने से पहले भी जो है किस किस प्रकार से, किस किस के द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए, अब हम उस पर एक छोटी सी चर्चा करते हैं। दोस्तों इसकी शुरुआत सबसे पहले हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है, और ये शुरुआत की जाती है 1975 में। तो दोस्तों 1975 में हमारे सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट के द्वारा, कुछ आदेशों के द्वारा ये शुरुआत की जाती है कि सूचना प्राप्त करने का अधिकार, सूचना सरकारी कार्यालय से सूचना प्राप्त करने का जो अधिकार है वो जनता को दिया गया, किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और कहा गया कि ये सूचना प्राप्त करने का जो अधिकार है ये संविधान के भाग 3 के जो मौलिक अधिकारों वाला अनुच्छेद है दोस्तों, अनुच्छेद 19, उसके अंतर्गत डाल दिया गया। अर्थात सिंपल वे में समझे हम तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि सूचना प्राप्त करने का जो अधिकार है वो व्यक्ति का मौलिक अधिकार है,
और इसको अनुच्छेद 19 के अंदर डाल दिया, अर्थात अनुच्छेद 19 में डाल करके उसको सूचना प्राप्त करने के अधिकार को मान्यता दी। ठीक है, फिर इसके ही आगे के क्रम में दोस्तों जब कोई अगला जजमेंट हुआ सुप्रीम कोर्ट का, तो अगले जजमेंट में इस सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 21 में डाल दिया। दोस्तों अनुच्छेद 21 भी आपका मौलिक अधिकार है और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आपका जीवन जीने का अधिकार है, जीवन का अधिकार है। ओके, क्लियर है ना इतना? ठीक है, अब होता क्यों यूं है दोस्तों कि ये तो हो गई आपके सुप्रीम कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय की कहानी। इसके बाद में इसकी जो एक्चुअल शुरुआत होती है डिमांड की, मांग की। जो सूचना का अधिकार अधिनियम है दोस्तों, ये सिर्फ जनता की जन आंदोलन की मांगों पर ही ये लाया गया था। तो इस प्रकार की मांगे सबसे पहले कहां से उठना प्रारंभ हुई दोस्तों? तो ये प्रारंभ होती है ग्रामीण क्षेत्रों से। तो ग्रामीण क्षेत्रों से सबसे पहले इस प्रकार की मांग उठना प्रारंभ हुई। और मांग उठने के पीछे एक रीजन क्या था दोस्तों? तो जो न्यूनतम मजदूरी थी दोस्तों, न्यूनतम मजदूरी का जो प्रावधान था उससे संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते थे नागरिक, लेकिन उनको नहीं दी गई जानकारी। इसी कारण से सूचना प्राप्त करने का अधिकार की मांग अब धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्रों से बढ़ने लगी थी। और इसी दोस्तों इसी जलती हुई आग में घी डालने का कार्य किया हमारे राजस्थान के अरुणा राय साहब ने। इन्होंने राजस्थान के अरुणा राय साहब ने, और इन्होंने क्या किया दोस्तों? इन्होंने आंदोलन के तहत इन्होंने एक आंदोलन किया। और आंदोलन करने के पीछे कारण था कि उस समय दोस्तों जो मजदूरी कराई जाती थी, अर्थात जो मजदूरी के लिए जो पेमेंट किया जाता था सरकारी कार्यों में मजदूरी के लिए जो पेमेंट किया जाता था, उससे संबंधित फर्जी बिल बनवा लिए जाते थे अधिकारियों के द्वारा और वो सरकार में पेश कर दी जाते थे। उनका जो वेतन मिलता था वो सरकारी अधिकारी ही हड़प जाया करते थे। तो इस चीज से, इस बात से, या कहें कि इस बात को उजागर करने के लिए, इससे संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए ही हमारे अरुणा राय साहब ने क्या किया कि सरकार से जो है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन उनको इससे संबंधित कोई जानकारी उन भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा नहीं दी गई। इसी कारण से उन्होंने भी एक आंदोलन को जन्म दिया और आंदोलन में विशेष करके एक आंदोलन बनाया और उसने भी अपना काफी उग्र रूप दिखाया। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में फिर धीरे धीरे इसकी एक लहर चलना शुरू हुई और धीरे धीरे इसकी जो ग्रामीण क्षेत्रों से धीरे धीरे फिर ये शहरों में आने लगी और धीरे धीरे इसका काफी विकास होने लगा। और ये मांग जो है दोस्तों सर्वव्यापक हो गई, अर्थात अखिल भारतीय स्तर पर हो गई। पूरे भारत में इसकी मांग की जाने लगी। और अब जैसे ही पूरे भारत में इसकी मांग की जाने लगी दोस्तों, तो कुछ संस्थाएं उभर कर सामने आई और विभिन्न संस्थाओं के द्वारा भी इसकी मांग अब की जाने लगी थी। उन संस्थाओं में प्रमुख थी कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च काउंसिल अहमदाबाद की। ठीक है, तो कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च काउंसिल थी दोस्तों, इसने 1993 में मांग की इसकी। इसके अलावा भारत की प्रेस परिषद जिसने 1996 में मांग की थी दोस्तों। और इसी परिप्रेक्ष्य में 1996 में ही प्रेस परिषद ने एक राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की ताकि आरटीआई की मांग को और मजबूत बनाया जा सके और केंद्र और राज्य सरकारों पर और ज्यादा दबाव बनाया जा सके। ठीक है, तो इन मांगों के कारण ही केंद्र सरकार ने क्या किया दोस्तों? एक पहला कदम उठाया आरटीआई के क्षेत्र में। इन मांगों के कारण ही केंद्र सरकार ने पहला कदम उठाया 1997 में और एक कमेटी बनाई दोस्तों। उस कमेटी को यह कार्य दिया गया कि वो आरटीआई अर्थात सूचना प्राप्त करने के अधिकार का जो अधिनियम हमें लागू करना है उसका एक प्रारूप तैयार करे। ठीक है, और वो कमेटी को नाम दिया गया सूरी कमेटी। ठीक है, तो इस सूरी कमेटी बनाई गई दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा। और सूरी कमेटी ने क्या हुआ कि कुछ समय बाद अपना प्रारूप बना करके तैयार किया और संसद में पेश किया। अब जैसे ही वो प्रारूप सामने आया तो दोस्तों प्रारूप बन तो चुका था, आरटीआई के सभी रूल्स रेगुलेशन सब कुछ लिख दिए गए थे, क्या क्या जनता को प्राप्त हो सब कुछ दे दिया गया था। लेकिन उस सूरी कमेटी के द्वारा जो प्रस्ताव पेश किया गया था आरटीआई के अधिनियम के लिए, उसमें दोस्तों जनता के अधिकारों को सीमित रखा गया था। जो इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के जो अधिकार थे वो काफी सीमित थे और इस सीमितता के कारण ही उस प्रस्ताव का काफी ज्यादा जनता के द्वारा उसकी आलोचना हुई, उसकी भर्त्सना हुई। ठीक है, और इसके बाद में हालांकि उसकी आलोचना हुई लेकिन सरकार इस कार्य में निरंतर लगी रही, क्योंकि सरकार को सिर्फ वो बिल पास करवाना था ताकि जो जनता का उग्र रूप है, जो जन आंदोलन हो रहे हैं, उनको दबाया जा सके।
लेकिन अब भी सरकार की कहीं से कहीं तक भी मंशा उसे उस बिल को पास करने की नहीं थी। सूचना के अधिकार अधिनियम को पास करने की मंशा सरकार की अर्थात केंद्र सरकार की बिल्कुल भी नहीं थी। ठीक है, वो सिर्फ जनता को जो है दोस्तों दबाए रखने के लिए अर्थात कहें कि जनता को संतुष्ट करने के लिए, शांत करने के लिए ही इस प्रकार के बिल को पास करवाने की ये प्रोसेस कर रही थी, जिससे इस प्रोसेस के तहत ही जनता शांत हो जाए, आंदोलन होना बंद हो जाए। ठीक है, अब होता क्यों है दोस्तों कि जैसे केंद्र सरकार ने इस प्रकार सूरी कमेटी जैसा कदम उठाया, वैसे ही अब राज्य भी जागने लगे थे। क्यों? क्योंकि जो आंदोलन हो रहे थे वो सिर्फ केंद्र सरकार के अगेंस्ट नहीं हो रहे थे, सिर्फ केंद्र सरकार को दबाने के लिए नहीं हो रहे थे, साथ ही साथ में राज्य सरकारों पर भी प्रेशर था उसका। और इसी कारण से दोस्तों, और इसी के चलते ही सबसे पहले तमिलनाडु में 1997 में दोस्तों इस प्रकार का एक्ट स्टार्ट हुआ, लागू हुआ। उसके बाद गोवा में 1998 में, राजस्थान और कर्नाटक में 2000 में और दिल्ली में 2003 में इस प्रकार के अधिनियम पारित किए गए। सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया, केंद्र में अलग और राज्य में अलग, लेकिन अभी तक केंद्र में लागू नहीं हुआ, याद रखिए दोस्तों। ठीक है, अंत में होता क्या है कि जो सूरी कमेटी बनाई थी केंद्र सरकार ने जो सूरी कमेटी बनाई थी दोस्तों, उस सूरी कमेटी के द्वारा जो प्रस्ताव का मसौदा जो प्रस्तुत किया गया उसे 2000 में संसद में पेश किया गया। सूरी कमेटी ने जो प्रस्ताव बना के दिया था, जो प्रस्ताव पेश किया था, उस प्रस्ताव को अब लोकसभा में अर्थात संसद में कब लाया गया? 2000 में लाया गया। और जनवरी 2003 में दोस्तों सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम को पारित किया गया, आरटीआई को पारित किया गया। लेकिन अभी भी यह अस्तित्व में नहीं आया, अभी भी यह अस्तित्व में नहीं आया। जरा सोचिए कि जो प्रारूप उस समय बनकर तैयार हो चुका था सूरी कमेटी के द्वारा 1997 में, उसको 3 साल बाद संसद में लाया जा रहा है, पेश कर किया जा रहा है उसको पास करवाने के लिए। अब दोस्तों लोकसभा में पास होता है वो, लोकसभा के बाद में राज्यसभा से पास हो जाता है, फिर 2003 में राष्ट्रपति जी का भी साइन हो जाता है। अर्थात अब तीनों प्रोसेस कंप्लीट कर चुका है वो, अर्थात कि जो प्रस्ताव था अब वो कानून बन चुका था, कंप्लीट ही आपका सूचना का अधिकार अधिनियम कंप्लीट हो चुका था, पास हो चुका था। लेकिन इसकी एक अंततः एक प्रक्रिया और होती है, प्रक्रिया ये होती है दोस्तों कि किसी भी कानून के आने से पहले और पास होने के बाद तीनों स्तरों पर अर्थात लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी कानून के पास होने के बाद में उस कानून से संबंधित दोस्तों एक न्यूज़पेपर में इसकी सूचना देनी होती है, और वो न्यूज़पेपर कहलाता है सरकारी गजट। क्या कहलाता है? सरकारी गजट। तो दोस्तों सरकारी गजट न्यूज़पेपर होता है सरकार का, जिसमें सरकार की सभी योजनाओं के बारे में और सभी जो जितने भी कानून लागू किए जाते हैं उनके बारे में सूचना देनी होती है। और जिस दिन इस गजट में सूचना दे दी जाती है उसी दिन से उस कानून को लागू मान लिया जाता है। लेकिन हमारे आरटीआई अधिनियम के तहत हुआ कुछ यूं था दोस्तों कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा तो लागू कर दिया गया था, परंतु अभी भी उसे गजट में प्रकाशित नहीं किया, जिस कारण से यह अधिनियम प्रभाव में नहीं आ पाया। कब? 2003 की कहानी है। लेकिन होता कुछ यूं है कि 2004 में आपको भली भांति रूप से पता होगा दोस्तों कि 2004 में केंद्र सरकार जो अस्तित्व में थी वो केंद्र सरकार गिर जाती है और नई सरकार बनकर के आती है। और जो 2004 में नई सरकार बन के आती है दोस्तों, उस नई सरकार ने आते ही 21 मार्च 2005 को, 21 डेट याद रखिए आप, 21 मार्च 2005 को दोस्तों फिर से उसी बिल को लोकसभा में पेश किया और 12 वही 3 प्रोसेस लोकसभा में पेश किया। लोकसभा के बाद में कुछ दिनों बाद में राज्यसभा में पास हुआ, राज्यसभा के बाद में फिर राष्ट्रपति जी के साइन हुए और अंततः 12 अक्टूबर 2005 को आरटीआई एक कानून बन चुका था। ओके, अब इसके सेकंड पॉइंट में दोस्तों ये हमारी पृष्ठभूमि कंप्लीट हो चुकी है। आपने इसके अंतर्गत जाना कि आरटीआई की मांग कहां से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है, किस प्रकार से ये कानून का रूप धारण करता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इसकी आवश्यकता भारत में क्यों थी और आवश्यकता थी तो कितनी आवश्यकता थी, क्या क्या आवश्यकता थी दोस्तों। तो इसको समझाने के लिए मैं आपके लिए 5 पॉइंट लेकर आया हूं। इस 5 पॉइंटों के माध्यम से आप कंप्लीटली समझ जाएंगे कि आरटीआई की आवश्यकता हमको क्यों थी और थी तो कितनी थी। तो इसके अंतर्गत अगर दोस्तों हम बात करें तो दोस्तों देखेंगे कि सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु आप खुद अंदाजा लगाइए
आप खुद सोचिए कि अगर हमें इतना अधिकार मिल जाए, ये अधिकार, वैसे अधिकार हमको मिल चुका है, लेकिन अगर मान लेते हैं कि अभी तक अगर ये अधिनियम नहीं आया, हम अधिनियम से पहले की बात करते हैं, कि अगर हमारे पास इतना अधिकार हो कि हम सरकार के कार्य पर नजर रख सके, सरकार कोई कार्य करती है, सरकारी कार्यालय द्वारा कोई कार्य किया जाता है, अगर हम उसकी जो है इंफॉर्मेशन ले सके, उसके बारे में संबंधित, उससे संबंधित जानकारी हम ले सके, आम नागरिक ले सके दोस्तों, तो कार्य करने वाला जो अधिकारी होगा वो सतर्कता के साथ कार्य करेगा, वो ईमानदारी के साथ कार्य करेगा, वो भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लागू हो जाएगा, कई सारे सुधार आना प्रारंभ हो जाएंगे। जब भी दोस्तों किसी के कार्य को देखने वाली दो आंखें होती है ना, तो वो कार्य ऑटोमेटिक जब किसी के नियंत्रण में होता है, किसी की नजरों में वो कार्य होता है, तो वो कार्य बिल्कुल स्मूथ तरीके से और प्योरिटी के साथ में होता है। और यही कारण था आरटीआई लाने का। अगर आरटीआई आती है, जनता के पास अधिकार हो जाएगा कि वो किसी भी कार्यालय से उससे संबंधित मांग कर सकता है, उससे इंफॉर्मेशन को मांग सकता है, जानकारी मांग सकता है। और ऐसी जानकारी मांगने के पीछे सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करना है, सरकार जवाबदेह हो जाएगी नागरिकों के प्रति। इसके अलावा नागरिक और सरकार के बीच में जो अंतर है दोस्तों, जो गैप है, उस गैप को पाटने में भी जो है इनको सहायता मिलेगी। इन सब के अलावा नागरिकों के द्वारा उचित निर्णयों के निर्माण में सहायता मिलेगी, अर्थात नागरिक ये डिसीजन ले पाने में सक्षम होंगे कि क्या कार्य सही है और क्या गलत है, कौन सी सरकार किस प्रकार के कार्य करती है, कौन सरकार नहीं कर पाती, कौन सी सरकार में ज्यादा भ्रष्टाचार होता है, कौन से में कम होता है। कई प्रकार के निर्णय अपने व्यक्तिगत जीवन से लेकर सामाजिक जीवन से और राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है ये अपने निर्णय करने में सक्षम हो जाएंगे। इसके अलावा आप सभी जानते हैं भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगेगा और सरकार के कार्य की निगरानी भी इसके अंतर्गत संभव हो पाएगी। तो ये सब कारण थे दोस्तों जिसके तहत ही हम हमारे जो आरटीआई की भारत में मांग की गई। इसके बाद करें अगर बाद में कि इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं मेरे दोस्तों, तो प्रावधानों के अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे यहां पर कि सूचना का दायरा कितना था, अर्थात कि हम कौन कौन सी सूचना को, किस किस प्रकार की सूचना को प्राप्त इसके अंतर्गत कर सकते हैं। तो इसके तहत देखेंगे हम कि कार्य दस्तावेज और अभिलेखों का अवलोकन हम कर सकते हैं। जो भी दस्तावेज, जो भी डॉक्यूमेंट्री है दोस्तों, हम उसकी कॉपी मंगवा सकते हैं। उससे संबंधित जो भी अभिलेख हैं, उनसे संबंधित उनका हम अवलोकन कर सकते हैं, उनको हम देख सकते हैं, परख सकते हैं। इसके अलावा दस्तावेजों की फोटोकॉपी, उसकी प्रति मंगवा सकते हैं हम, किस किस प्रकार के क्या कार्य किए सरकार ने, उससे संबंधित सरकारी कार्यालय में जो भी कार्य किए जा रहे हैं उसकी प्रति हम मंगवा सकते हैं, उसकी कॉपी हम ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और कोई भी कार्य, सरकारी कार्यों के अंतर्गत कोई भी कार्य किया जा रहा है तो उस कार्य में किस प्रकार की सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे संबंधित जानकारी भी हम इसके अंतर्गत प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी हम प्राप्त इसके अंतर्गत कर पाएंगे। तो ये 4-5 प्रकार की फैसिलिटी हमें इसके अंतर्गत मिलती है। ठीक है, अब इसकी प्रक्रिया क्या होगी दोस्तों, तो इसकी प्रक्रिया के अंतर्गत सूचना का आवेदन आपको, आप हिंदी, अंग्रेजी और अपनी स्थानीय भाषा में इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको किसी कार्यालय से संबंधित कोई सूचना चाहिए तो उसके लिए आपको आवेदन करना होगा, और वो आवेदन आप हिंदी, इंग्लिश और आपकी स्थानीय भाषा में भी इस आवेदन कर सकते हैं। और उसकी कुछ एक न्यूनतम फीस निर्धारित की गई है, वो फीस आपको हैंड टू हैंड संलग्न करनी पड़ेगी। और प्रत्येक विभाग में दोस्तों एक जन सूचना अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, प्रत्येक विभाग में सूचना देने वाला एक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। और ऐसा अधिकारी आपके आवेदन करने की दिनांक से लेकर 30 दिन के अंदर आपको वो सूचना उपलब्ध करवाएगा। लेकिन अगर वो सूचना आपके जीवन और आपकी स्वतंत्रता से संबंधित है तो ऐसी सूचना आपको 48 घंटे के अंदर प्रोवाइड की जाएगी। और साथ में ये और याद रखिए कि अगर वही सूचना अगर किसी तीसरे पक्ष से संबंधित है दोस्तों, तो वो आपको 48 दिन के अंदर, माफ कीजिए 40 दिन के अंदर प्राप्त होगी। कितने? 40 दिन के अंदर प्राप्त होगी। ठीक है, और अधिनियम की धारा 8 और 9 के अंतर्गत सूचना अधिकारी सूचना देने से मना कर सकता है यदि वह सूचना अधिनियम में गोपनीय मानी गई हो। जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई ऐसी सूचना है जो अधिनियम में गोपनीय मानी गई है दोस्तों, तो अनुच्छेद 8 और 9 के तहत वो सूचना अधिकारी आपको सूचना देने से स्पष्ट मना कर सकता है। ठीक है,
अब इसके बाद में लास्ट पॉइंट हमारा बचता है दोस्तों, केंद्र और राज्य सूचना आयोग की संरचना किस प्रकार होगी। तो इसमें सिंपल वे में आप समझिए कि सूचना आयोग की अब हम बात कर रहे हैं, इसमें केंद्र में एक अलग सूचना आयोग होगा और राज्य में एक अलग सूचना आयोग होगा। ठीक है, केंद्र में सूचना, अब हम सिर्फ सूचना आयोग की बात करें तो प्रत्येक सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा और 10 अन्य सूचना आयुक्त होंगे। ठीक है, एक मुख्य और 10 अन्य सूचना आयुक्त होंगे। अब इनका जो दोस्तों, चलिए मैं आगे बताऊंगा, अब ये कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसी प्रकार का एक सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त यहां पर होगा, केंद्र में होगा, और उसी प्रकार से 10 सूचना आयुक्त जो है अन्य सूचना आयुक्त होंगे केंद्र में, और सेम टू सेम संरचना आपको राज्यों में भी देखने को, इसी प्रकार की संरचना देखने को मिलेगी सूचना आयोग के तहत। अब इसमें अगर हम बात करें सूचना आयोगों की दोस्तों, तो सूचना आयुक्त की योग्यता क्या होना चाहिए। तो सूचना आयुक्त बनने के लिए, किसी व्यक्ति के सूचना आयुक्त बनने के लिए उस व्यक्ति को विशेष ज्ञान होना चाहिए, कानून का, विज्ञान का, तकनीकी, समाज प्रबंध, पत्रकारिता, जनसंचार या शासन के क्षेत्र में जो है विशेष ज्ञान होना चाहिए। संसद या विधानमंडल का कोई सदस्य नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर आसीन ना हो, राजनीतिक पार्टी से संबंधित ना हो और कोई व्यवसाय ना कर रहा हो। अगर ये सारी फैसिलिटी उस व्यक्ति के अंदर है, सारी योग्यताएं अगर किसी उस व्यक्ति में है, तो वो मुख्य सूचना आयुक्त के लिए एप्लीकेबल हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा इनकी सेवा शर्तों की अगर हम बात करें दोस्तों, सेवा शर्तों के अंतर्गत जो मुख्य सूचना आयुक्त है, उसे मुख्य सूचना आयुक्त है और अन्य सूचना आयुक्त सभी का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। इनका कार्यकाल कितना होगा दोस्तों, 5 वर्ष का होगा, मिनिमम 5 वर्ष का होगा, माफ कीजिएगा, अधिकतम 5 वर्ष का होगा, या फिर 65 वर्ष की आयु तक होगा। जब से अपॉइंट हुआ है तब से लेकर के, अगर मान लेते हैं कि जिस वर्ष वो अपॉइंट हुआ है, अगर अपॉइंट होने के 2 साल बाद अगर वो 65 वर्ष का हो जाता है तो उसे वो पद छोड़ना होगा, या फिर अगर मान लेते हैं जब वो अपॉइंट हुआ उसके 7 साल बाद वो 65 साल का हो रहा है, तो भी दोस्तों उसके 5 साल कंप्लीट होते ही जो है उसे पद छोड़ना पड़ेगा। अर्थात कि 5 साल या फिर 65 वर्ष, दोनों में से जो पहले आ जाएगा उसे अपना पद त्यागना होगा। ठीक है, और अगर हम वेतन की बात करें दोस्तों, तो इनका वेतन निर्वाचन आयुक्तों की तरह मिलता है। जैसे जो मुख्य सूचना आयुक्त है उसको कितना वेतन मिलेगा, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को मिलता है, और जो अन्य सूचना आयुक्त है उनको वेतन मिलेगा अन्य निर्वाचन आयुक्तों के समान। ठीक है, और सूचना आयुक्त को दोस्तों उसी पद पर वापस से आसीन नहीं किया जा सकता, वापस उसको वही पद नहीं दिया जा सकता। मुख्य और अन्य सूचना आयुक्तों को केवल राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जा सकता है। किसके द्वारा, केवल राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा हटाने से पहले सुप्रीम कोर्ट में एक प्रोसेस होगी। सुप्रीम कोर्ट में अगर दोस्तों इनको हटाने के लिए दुर्व्यवहार और अक्षमता के आरोप अगर सिद्ध हो जाता है इन सूचना आयुक्तों पर, तो ही ये है राष्ट्रपति को जो है राष्ट्रपति से निवेदन करेंगे कि इनको हटा दिया जाए, परामर्श करेंगे। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है सूचना आयोग के कार्य। ये किस किस प्रकार के कार्य करेंगे, एक सेकंड यार, ओके। सूचना आयोग के कार्य, तो इनका कार्य क्या होगा, तो इनका कार्य ये होगा दोस्तों कि अगर सूचना अधिकारी आपको समय पर सूचना नहीं दे रहा हो, कंप्लीट सूचना नहीं दे रहा हो, गलत सूचना दे रहा हो, या आपसे पैसे की मांग, अधिक पैसे की मांग कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में सूचना आयोग आपसे आवेदन लेगा और उसको का निपटारा करेगा। ठीक है, इसके अलावा आयोग में समस्या निवारण के लिए जब ये समस्या का निवारण करेगा, तो ऐसी स्थिति में उसे सिविल कोर्ट की योग्यता प्राप्त होगी, सिविल कोर्ट की शक्ति प्राप्त होगी। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा आज का ये आरटीआई वाला सेशन कंप्लीट होता है, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 कंप्लीट होता है। जरा बताइए क्या आपके लिए सफिशिएंट है इतना डाटा दोस्तों? फुल विस्तार के साथ में आपको कवर करवा रहा हूं मैं, सारा सेशन जो भी हुआ आरटीआई में, इससे ज्यादा दोस्तों कहीं भी नहीं है। कोई सी भी आप बुक पढ़ लीजिए, कोई सी नोट्स देख लीजिए, कितना गूगल कर लीजिए, कहीं से भी दोस्तों डाटा ले आइए, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे तब भी आपको इतना ही पढ़ने को मिलेगा, स्टेट पीसीएस की तैयारी करेंगे तब भी आपको इतना ही पढ़ना पड़ेगा, एमए पढ़ रहे हो, पीएचडी कर रहे हो, या फिर आप जो है बीए पढ़ रहे हो दोस्तों, तो आरटीआई से संबंधित यही जानकारी है। इसके डिटेल में और जाने के लिए दोस्तों वो एक अलग मैटर हो जाता है, पूरा आरटीआई का अध्ययन करना वो एक अलग हो जाएगा। लेकिन जो
हम व्यवहारिक अर्थात कि सामान्य अध्ययन जो करते हैं, सामान्य अध्ययन के तहत दोस्तों यही हमारे विस्तार पूर्वक अध्ययन कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और नेक्स्ट सेशन से दोस्तों अब हमारी यूनिट 3 स्टार्ट हो जाएगी और 3 यूनिट से दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे संघीय कार्यपालिका से, केंद्रीय कार्यपालिका से हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जिनको भी व्हाट्सएप नंबर चाहिए वो नंबर ले सकते हैं, ये डिस्क्रिप्शन पे, ये इस पे डिस्प्ले हो रहे हैं सामने, यहाँ से व्हाट्सएप नंबर ले सकते हो। टेलीग्राम की लिंक भी है यहाँ पर, टेलीग्राम पर लोधा जी क्लासेस नाम से ग्रुप बना दिया गया है, जहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके और हमारे सभी नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, सभी लेक्चर की नोटिफिकेशन भी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में दोस्तों।